हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम लोग उसका तात्पर्य पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। उसके बाद उसके पश्चात पढ़ेंगे उसके फेजेस, उसके चरण। ठीक है, यानी कि सबसे पहले होगा हमारा कांग्रेस की स्थापना, उसकी भूमिका। ठीक है, और फिर उसके बाद दो पंथों के बारे में पढ़ेंगे, नरम पंथ, गरम पंथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर गांधीवाद का प्रारंभ जो है वो किस तरीके से हुआ था, उस टाइम की राजनीतिक गतिविधियां क्या थी जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, उसके पश्चात ये 1939 से लेकर 1947 के बीच के कालक्रम में जितने भी योजना या मिशन आए थे उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1945 में वेवेल योजना, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, और 3 जून 1947 इसे डिकी बर्ड प्लान कहते हैं, यानी कि माउंट बेटन स्कीम को क्या कहते हैं, डिकी बर्ड प्लान कहते हैं। ठीक है, यही इसका दूसरा नाम है। कई बार ये पूछ देता है तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा से शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले भौगोलिक समूह के समान हितों, भावनाओं और एकता के सूत्रों से है। यानी राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक क्षेत्र विशेष है, वहां पर जो भौगोलिक समूह रह रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है, वहां पर रहने वाले लोगों का एक समान हित है, एक समान भावनाएं हैं, और वे लोग क्या है, एकता के सूत्रों से बंधे हैं। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली वह सामुदायिक भावना है जो कि उनके संगठन को क्या करती है, सुदृढ़ करती है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली क्या है, सामुदायिक भावना है। इसको सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रवाद होता है वो सभी राष्ट्र के लोगों के लिए हो सकता है कि उसकी जो मान्यताएं हैं, जो हित है, जो भावनाएं हैं, वह थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, परंतु इसका जो मेन उद्देश्य होता है वह क्या होता है, सेम होता है। फिर देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पनपी हुई राष्ट्रवाद की अवधारणा को कैम्ब्रिज इतिहासकार औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीयों के मन में पनपी हुई असंतुष्टि को न मानकर उसे सिर्फ पाश्चात्य प्रभाव की देन कहते हैं। याद रखिएगा कि जो कैम्ब्रिज इतिहासकार है वह औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीयों के मन में पनपी हुई असंतुष्टि को न मानकर उसे क्या कहते हैं, पाश्चात्य प्रभाव की देन कहते हैं। फिर उसके पश्चात देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभिजात्य वर्ग की आवश्यकताओं का उत्पाद था, जो कि संकीर्ण हितों अथवा समूह हितों की पूर्ति करता था। आगे देखिए लिखा है, इनके अनुसार अभिजात्य वर्गीय लोगों ने अपनी धार्मिक और जातीय पहचान का सहारा लिए इनके विरोध में राष्ट्रवादी इतिहासकार राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शोषणवादी प्रवृत्ति के विरोध में स्वाधीनता को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार लिखते हैं कि इसके अभिजात वर्गीय चरित्र की आलोचना करते हुए वे क्या लिखते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद की शुरुआत वहां का बुर्जुआ वर्ग ही करता है। याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है, सबाल्टर्न इतिहासकार राष्ट्रवाद को प्रभुत्वशाली के शोषणकारी एजेंडों के रूप में देखता है और इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद में अपने भीतर विद्यमान आंतरिक विरोधों से परहेज किया, उपेक्षित आवाज की अनदेखी की। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ लिखा है, दलित, आदिवासी महिलाओं की और अपने गौरवशाली अतीत में गुणगान करते हुए अपने संकीर्ण हितों को भी उन्होंने पूर्ण करने का कार्य किया। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के पीछे क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 1857 के बाद से राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में कई ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारकों का परीक्षण किया जा सकता है जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की प्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखिएगा। देखिए लिखा है, भारत में राष्ट्रवाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से उत्पन्न हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में कृषक प्रतिरोध ने अपने भारतीयों को राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित किया था। याद रखिएगा कि कृषक समूह के साथ उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यह भी कहीं ना कहीं
राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाला एक कारक माना जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए तो वहीं नगरीय क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं के योगदान ने भी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। जैसे देखिए पत्रिका में क्या होता था बेसिकली कि जो विद्वान लोग हैं वो अपने महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करते थे, जिन्हें आम जनमानस क्या करती थी, पढ़ती थी, और उनके अंदर क्या जागृत होता था, राष्ट्रवाद जागृत होता था कि उन्हें भी क्या करना है, अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई करनी है। आगे देखिए क्या लिखा है, समाचार पत्र पत्रिकाएं भारतीयों के संदर्भ में समाचार पत्र पत्रिकाएं भारतीयों के संदर्भ में एक प्रकार से मार्गदर्शक का कार्य करती थी। इनमें फर्स्ट है कि अपनी बुराइयों और उनमें सुधारों का उल्लेख होता था। दूसरा, ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना होती थी। तीसरा हो जाएगा, भारतीयों को समाज सुधार, धार्मिक सुधार एवं छुआछूत उन्मूलन, महिला कल्याण इत्यादि के लिए प्रेरित किया जाता था। चौथा हो जाएगा, पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन से भारतीयों में सुधार के लिए प्रार्थना भी की जाती थी। भारतीयों की परिस्थितियां, उनके विद्रोह आदि की चर्चा भी होती थी। उसके बाद देखिए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पाश्चात्य अधिकारों से भारतीयों के अधिकारों की तुलना होती थी और उन्हें अधिकार प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो पत्र पत्रिका है अगर उसको विद्वान लिखते हैं तो उसमें रेफरेंस भी देते होंगे कि पाश्चात्य अधिकारों में तो ऐसा ऐसा है, हमें भी वो अधिकार प्राप्त ही नहीं है। फिर उस अधिकारों के लिए क्या होती थी, लड़ाई होती थी। देखिए जब तक किसी को अपने अधिकार पता नहीं होंगे तो उसके लिए लड़ाई भी नहीं होगी, लेकिन अगर समाज में सभी लोग जागरूक रहे अपने अधिकारों के लिए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। आगे देखिए लिखा है, उदाहरण के लिए ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पुस्तिका जाहिर सी बात है, जैसे देखिए ज्योतिबा फूले का उस टाइम पे गुलामगिरी पुस्तिका थी, ठीक है, उसके अंतर्गत बेसिकली उसमें बताया गया बहुत सी चीजें ऐसी जिससे कि क्या होने लगे, लोग जागरूक होने लगे, वह अपने अधिकारों को समझने लगे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा है, पत्र पत्रिकाओं में पाश्चात्य आंदोलनों की भी चर्चा होती थी जिनमें भारतीयों को क्रांतिकारिता अथवा राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया जाता था। फिर उसके बाद देखिए बहुत सी पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेज शासकों के विषय में आलोचनात्मक लेख लिखे। ऑब्वियस ही बात है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के साथ ही तो लड़ाई थी, मतलब उनके विरुद्ध ही तो लड़ाई थी। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स के विरुद्ध बहुत से लेख प्रकाशित कर दिए जाते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि अंग्रेज शासक उसको बंद करा देते थे पत्र पत्रिकाओं को। ये तो एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत बार देखा है। फिर देखिए उनमें से कईयों ने भारतीयों की परिस्थितियों, अंग्रेज समुदाय की लूट घसोट में भी तुलना भी कराई। फिर जैसे देखिए इसमें लिखा है, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका कुछ इसी प्रकार का कार्य करती थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा मोतीलाल घोष। बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 10-15 बार तो मैंने खुद देखा पीवाईक्यू में। आगे देखिए लिखा है, भारत में आने वाले अंग्रेज प्रशासक ज्यादातर पाश्चात्य श्रेष्ठतावादी विचारधारा से प्रेरित होते थे। इन लोगों ने भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश न करने देने और भारतीयों पर अनेक प्रकार की अपात्रताएं लादने की पूरी कोशिश की। याद रखिएगा कि उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स लोग ना अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, जिस हिसाब से क्या करते थे, वो सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते थे। क्योंकि देखिए उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि सिविल सेवा में जो लोग जाते थे उनको कुछ अधिकारों की प्राप्ति होती थी। तो जो ब्रिटिशर्स है वो यह नहीं चाहते थे कि किसी को भी, मतलब किसी भी भारतीय को वैसे अधिकार प्राप्त हो। क्योंकि देखिए जब इंसान उतने बड़े पोस्ट पे पहुंच जाता है तो आप लोगों को भी पता होगा उसकी बहुत सारी जो पिछड़ापन है, ठीक है, समाज में या फिर आर्थिक रूप से, वह सब क्या हो जाते हैं, बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, सिविल सेवा में उन्हें प्रवेश नहीं दिया। और उसकी बेसिकली यहाँ लिखा है अपात्रताएं लादना, यानी कि मतलब देखिए हर एग्जाम की कुछ ना कुछ पात्रता होती है। तो एग्जाम के रूल्स तो ब्रिटिशर्स बना रहे थे, तो वो लोगों ने रूल्स को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया था कि जो सभी भारतीय हैं वो उसके एग्जाम के लिए अपात्र हो जाते थे। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख उदाहरण है लॉर्ड लीटन का, जिन्होंने भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का सहारा लिया। दूसरा है क्रांतिकारिता से प्रेरित भारतीयों को रोकने के लिए शस्त्र अधिनियम का सहारा लिया। तीसरा है उसने भारत में सिविल सेवा के माध्यम से भारतीयों में आ रही जागृति को रोकने के लिए सिविल सेवा में बैठने की अधिकतम उम्र कितनी कर दी गई,
19 कर दी गई। सोचिए ये लास्ट स्टेज है जो अभी वर्तमान में यूपीएससी का एग्जाम जनरल के लिए मैं बोलूँ तो 32 साल है, ठीक है, अंतिम। उस टाइम पे 19 था। आप सोचिए, मतलब बच्चा जो है वो 12-13 की उम्र से पढ़ना शुरू कर दे उस तरीके से। और आजकल तो हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है और क्या मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो हमें क्या है ईजिली कोई भी जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। पर उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था, तो बहुत से भारतीयों के हाथ से मौका छूट जाता था। आगे देखिए लिखा है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थायी स्वशासन की नीति अपनाई गई। यह एक अंग्रेज ने लिखा था कि अगर हम भारतीय बाबुओं को उनकी नालियों, विद्यालयों, खंजरों का प्रबंध सौंप दे तो भारत में ब्रिटिश शासन दीर्घकाल तक बना रहेगा। आगे देखिए लिखा है, रिपन के ही शासनकाल में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था जिसमें भारतीयों को यूरोपियों के मुकदमे सुनने की छूट दी गई थी। याद रखिएगा, इस बिल का इंग्लैंड में भरपूर विरोध हुआ। क्यों? वे कहते थे कि भारतीय जो है वह बेसिकली यूरोपीय लोगों का मुकदमा नहीं सुन सकते, यानी एक यूरोपीय का मुकदमा जो है वो एक यूरोपीय व्यक्ति ही सुन सकता है, ठीक है। तो इस बिल का इंग्लैंड में विरोध होने लगा इस वजह से, और रिपन को उसके विरोध में त्याग पत्र देना पड़ा। लेकिन लॉर्ड रिपन जाने से पहले ह्यूम से भारतीय नेताओं से मुलाकात करके गए थे। देखिए फिर उस टाइम पे क्या हुआ था कि रिपन जब गए तो वो ह्यूम से और भारतीय नेताओं से मुलाकात करके गए थे, ठीक है, और भारतीयों को इल्बर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन चलाने को कह कर गए थे। ह्यूम ने यूनाइटेड इंडिया कमेटी गठित करवाई। उस समय 10,000 भारतीयों ने इसमें क्या किया था, डोनेशन दिया था। ह्यूम के कहने पर इसका जो नाम है वो बदलकर इंडियन नेशनल यूनियन कर दिया गया था। इसकी जो बैठक है वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जहां दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका जो नाम है वो बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। याद रखिएगा इस चीज को, कई बार आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो कहाँ हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, यूपी पीसीएस में भी 1-2 बार पूछा गया है और भी बहुत से पीसीएस में पूछा गया है, तो ये चीज याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए लिखा है 1885 में कांग्रेस ह्यूम की भूमिका। तो वर्ष 1885 में गठित कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज बताई जाती है। डफरिन ने ह्यूम से मंत्रणा करके भारतीयों का एक ऐसा संगठन बनवाया था जो कि देखने में भारतीयों की समस्या उठाता हुआ प्रतीत हो, किंतु वास्तव में वह अंग्रेजों का सहायक हो। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब कांग्रेस का गठन हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जो पहला ख्याल है वो डफरिन के दिमाग में आया था, ठीक है। फिर डफरिन ने ह्यूम से बातचीत की और फिर एक ऐसा संगठन बनवाया जो कि देखने में कैसा प्रतीत हो कि वह भारतीय लोगों की कहीं ना कहीं समस्या उठा रहा है, भारतीय लोगों की कुछ मुद्दे को उठा रहा है, परंतु वह क्या हो, वास्तव में अंग्रेजों का सहायक हो। कुल मिलाकर इंग्लैंड के विपक्ष के जैसा हो। फिर लिखा है डफरिन के मंत्रणा के उपरांत ह्यूम इंग्लैंड आ गए और वापस लौटकर कांग्रेस की गठन की घोषणा कर दी। फिर उसके बाद देखिए आगे लिखा है, कांग्रेस की गठन की पहली सूचना जो है वो हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। ह्यूम के जीवनीकार विलियम मेडरबर्न ने कांग्रेस के गठन में 7 खंडों वाली एक रिपोर्ट की चर्चा की है जिसे मार्क्सवादी लेखकों ने सीआईडी रिपोर्ट बताया है। इसमें याद रखिएगा 1857 के जैसे किसी विद्रोह की चर्चा थी और इसीलिए ह्यूम भारतीयों का एक राजनीतिक संगठन भी बनवाना चाहते थे। आगे देखिए, ह्यूम ने कांग्रेस को अंग्रेजी सहयोग के लिए बनाया था। ये आरोप कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भी लगाया है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जिनका पूरा नाम है, उनके अनुसार ह्यूम राजनीतिक सुधारों की क्या करते हैं, मांग से इनकार करते थे और सामाजिक सुधार के लिए दबाव बनाते रहते थे। अर्थात भारतीयों का एक राजनीतिक संगठन बन जाने के बावजूद भी उसे प्रतिनिधि संगठन नहीं बनना देना चाहते थे। फिर देखिए लिखा है वर्ष 1916 में क्या होता है कि लाला लाजपत राय ने भी लिखा है कि जो ह्यूम है वह सबसे पहले एक अंग्रेज थे। उनका प्राथमिक उद्देश्य था भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा करना और इसी उद्देश्य से ही उन्होंने कांग्रेस का गठन करवाया था। ये सारे आरोप जो है वो ह्यूम पर लगते हैं। कांग्रेस स्वयं सेवक संघ के नेता एमएस गोलवलकर ने भी कांग्रेस पर सेफ्टी वाल होने का आरोप लगाया है।
फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म को सेफ्टी वॉल्व अभिधारणा पर्याप्त तौर पर स्पष्ट नहीं करती है, इस पर टिप्पणी करिए। फिर देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब दिख रहा होगा, देखिए कांग्रेस के अंग्रेज ईसाई अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले, याद रखिएगा। और व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन ईसाई अध्यक्ष है, याद रखिएगा। और ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए ह्यूम के अगर बोला जाए पक्ष में तर्क तो वो हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। अब आइए विपक्ष में तर्क देख लेते हैं कि जो ह्यूम है वह बेसिकली क्या थे, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वह किस प्रकार से गलत साबित हो सकते हैं। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि ह्यूम के द्वारा जिस गोपनीय रिपोर्ट की चर्चा की जाती है उसे 30,000 मुखबिरों के द्वारा तैयार किया गया बताया गया, जबकि उस समय गोपनीय विभाग में 300 से 400 ही कर्मचारी थे। यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय में रही होगी, जबकि ह्यूम की नियुक्ति जो थी वो राजस्व मंत्रालय में थी। गोपनीय रिपोर्ट कलकत्ता में रही होगी, जबकि ह्यूम शिमला में थे। ह्यूम को यह रिपोर्ट जो है वो कब मिला था बताइए, 1878 में मिला था। बताई गई 1878 में मिली बताई गई है। ऐसे में ह्यूम 7 साल इंतजार क्यों करते रहे, अगर उनको 1885 में ही कांग्रेस का गठन करना था तो। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता है पूर्णतः कि जो है वो कांग्रेस का गठन जो है वो ह्यूम ने अपने लिए करवाई थी या फिर अंग्रेजों की सहायता के लिए करवाई थी। इससे हम पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते। इसमें अन्य कारक ऐसे भी मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि ह्यूम इसमें शामिल नहीं थे। आगे देखिए लिखा है, ह्यूम पर सिर्फ इसलिए संदेह करना कि वो अंग्रेज थे उचित नहीं होगा। 1859 में ही उन्होंने पीपल्स फ्रेंड नामक एक समाचार पत्र निकाला था। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद भी अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इस पद पर रहते हुए वे सच्चे मन से भारतीयों की सेवा नहीं कर सकते थे। भारतीयों के मामले में रुचि दिखाने के कारण ही ह्यूम को लॉर्ड लीटन का कोपभाजन बनना पड़ा। ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से कहा था कि वे अपना एक राष्ट्रीय संगठन बनाएं, और ह्यूम ने स्वयं अपनी ओर से 3 नाम सुझाए थे। पहला नाम था हमारी पार्टी या प्रजा पार्टी, फिर है इंडियन नेशनल यूनियन, फिर है अंतरंग मंडल। आगे देखिए लिखा है, ह्यूम के विषय में कांग्रेसी नेता के जो बयान थे वो अंग्रेज नौकरशाही के भय के कारण दिए गए थे, जिन्हें ये डर था कि अंग्रेज नौकरशाही कांग्रेस के दमन का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। अब आगे देखिए, लॉर्ड डफरिन ने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन से कांग्रेस के प्रति सख्त रवैया को अपना लिया था, यानी कि बहुत कठोर हो गए थे। फिर देखिए, उसने कांग्रेस को नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भी कहा। उसकी मांगों को क्या कर दिया, अंधेरे में छलावा कहा। जैसे जैसे लोगों का रुझान जो है वो अंग्रेजों में कम होने लगा, अंग्रेजों को यह लगा कि वह कांग्रेस का दमन कर सकते हैं। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने राज्य सचिव को लिखे हुए गुप्त पत्र में कहा था कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस टूट कर गिर रही है, और मेरी आकांक्षा है कि भारत में रहते हुए मैं उसकी शांतिपूर्वक मृत्यु में सहायता दूं। ये आप लोग नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें 1-2 बार लिखकर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है वो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर देखिए क्या लिखा है, कांग्रेस के गठन में ह्यूम की भूमिका उस तड़ित चालक की भांति थी जो इमारत पर इस उद्देश्य से लगाया जाता है ताकि बिजली गिरने पर उसमें नुकसान ना हो। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ह्यूम जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी और सुदृढ़ भूमिका निभा रहे थे कांग्रेस में, ताकि ब्रिटिश सरकार एक तरीके से बोल सकते हैं उनका कुछ बिगाड़ ना पाए कांग्रेस का। बेसिकली इसका ये मतलब है। फिर देखिए, अंग्रेज नौकरशाही से बचाव में ह्यूम बिल्कुल इसी मुद्रा में थे। भारतीय नेताओं ने भी इस बात को समझा था कि इसलिए उन्होंने 1907 तक ह्यूम को कांग्रेस का महामंत्री बनाए रखा था, जबकि वो 1894 में ही लंदन चले गए थे। बच्चों की भारत के लोग ये बात जानते थे कि कहीं ना कहीं ह्यूम जो है वो भारतीयों की सहायता कर रहे हैं, तो इस कारण से क्या होता है, वह महामंत्री बने रहते हैं। अब आगे देखिए, कांग्रेस नरम
पंथ की असफलता एवं उपलब्धियां और गर्म पंथ का उदय किस प्रकार से हुआ, ये देखते हैं। तो लिखा है, कांग्रेस नरमपंथी भारतीय समाज के बूर्जुआ वर्ग से आते थे जो अपनी संकीर्ण मांगों को ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि नरमपंथी क्या होते हैं, गर्मपंथी। देखिए, नरमपंथी का जो बेसिकली कहीं ना कहीं, तो देखिए जो नरमपंथी लोग होते हैं, बेसिकली आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा ये चीज, और बहुत बेसिक सी बात है। वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट वे जो है वो चूज करते हैं, अगर बोला जाए दूसरे वे में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि वह क्या करते थे, अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। यानी वो भी चाहते थे कि उनकी मांगे जो है वो पूरी हो, बट उसके लिए क्या करते थे, वह नरमी बरतते थे, सख्ती नहीं। जैसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, वह क्या चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके जो है वो कोई रास्ता निकल आए, इसलिए नरमपंथी कहलाते थे। और गर्मपंथी नरमपंथी का ऑपोजिट होता है। उसमें बेसिकली वे लोग क्या करते थे, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वे लोग विद्रोह करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है कि साल के अंत में 3 अधिवेशन, ठीक है, 3 अधिवेशन जो है वो क्वीन विक्टोरिया के जय जयकार से प्रारंभ एवं समाप्त होता था। इन्हें ये लगता था कि अंग्रेज इनकी वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं है, यही परिचित हो जाए तो इनके कल्याण के लिए कार्य अवश्य करेंगे। ये अंग्रेजों के साथ सहयोग करके अपनी बातें क्या करते थे, मनवाना चाहते थे। उसके पश्चात देखिए कि भारत में अंग्रेजी राज्य को दैवीय वरदान मानते थे। भारत में अंग्रेजी राज्य को बहुत से लोग क्या मानते थे, देवीय वरदान। इन्होंने सिविल सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश, काउंसिल में भारतीयों की भागीदारी, प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को उठाया। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ को भी अपना लिया। इसके बावजूद इसके लिए असंतुष्टि जो थी वो विद्यमान थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ही अंदर एक गुट इनकी नीतियों को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ना चाहता था। उनका मानना था कि गांव से हाट, बाजार, मेले, हिंदू प्रतीकों, हिंदू मुहावरों का इस्तेमाल करके कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाना चाहिए। फिर देखिए लिखा है कि 1893 में तिलक ने गणेश उत्सव और 1895 से 96 में शिवाजी महोत्सव जो है वो इसी उद्देश्य से बनाना प्रारंभ किया। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई उत्सव होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सभी लोग आपस में मिलजुल जाते हैं। जितने भी उनके टेंशन्स थे वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है, रिश्ते जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, फिर देखिए कांग्रेस जो है वो नरमपंथियों की सीमित उपलब्धियों पर व्यवस्थित प्रहार जो है वो अरविंद घोष ने किया था। याद रखिए, लिखा है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस में किया। अरविंद के अनुसार कांग्रेस जो है वो एक पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करे। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का प्राण और श्वास है। गर्मपंथियों में अरविंद के ही समर्थक अश्विन कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा बताया। देखिए, लाला लाजपत राय ने इसे शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा है। तिलक के अनुसार यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तिलक ने कांग्रेस की नीतियों को भीख मांगने की नीति भी कहा था। फिर उसके पश्चात देखिए कांग्रेस में मुसलमानों का जो परसेंट था वो 1885 से 93 के बीच 13% के आसपास था, किंतु 1893 से 99 के बीच 7% के आसपास हो गया। इसमें भी यदि लखनऊ अधिवेशन को हटा लिया जाए, जहां की मुसलमान बड़ी संख्या में आ गए थे, तो ये मात्र 3 से 3.5% के आसपास ही रहता है। कांग्रेस में मुसलमानों के घटते रुझान की वजह कांग्रेस नेताओं के अपने बयान और होने वाले सांप्रदायिक दंगे थे। फिर देखिए जिसमें खुद कांग्रेसी नेताओं की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1901 में लाला लाजपत राय ने लिखा है कि कांग्रेस को अपने आप को सिर्फ हिंदुओं के आधार पर संगठित करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के साथ एकता की बात तो एक छलावा है। ऐसे में लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बंगाल विभाजन की चाल चली। अब देखिए बंगाल विभाजन थोड़ा अलग टॉपिक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।